नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा, मुख्य संपादक न्यूज़ पंडित मैगज़ीन। वर्तमान परिस्थिति के कारण इस बार का अंक आप तक दूसरे माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना वायरस ने जिस तरह की दहशत पूरी दुनिया में फैलाई है और उसके आगे मौत सस्ती और ज़िंदगी महंगी हो गई है। इस तरह का हाल हमारे देश भारत में भी है, जहां कोरोना के प्रतिदिन सैकड़ों नए मरीज सामने आ रहे हैं और खबर लिखे जाने तक 7,409 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी थी। इनमें से 273 लोगों की मौत हुई और 764 लोग ठीक भी हुए। देश में 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया, सड़कों पर सन्नाटा है। हालांकि लॉकडाउन 100% सफल हुआ, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। एक्सपर्ट के अनुसार आने वाले समय में जीडीपी शून्य भी रह सकती है। यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी प्रश्न यह है कि देश में बनी इतनी भयानक परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है। हमारे पड़ोसी देश चीन में आतंक फैलाने के बाद कैसे सरकार के देखते ही देखते कोरोना वायरस पूरे देश में महामारी बन गया और सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कोरोना वायरस को गंभीरता से न लेने का आरोप लग रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी यह आरोप लगना चाहिए या नहीं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जब कोरोना महामारी की गंभीरता पर सवाल पूछा गया तो उनका कहना है कि हम तो 8 जनवरी से इस पर नज़र रखे हुए हैं। यह बात सही है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तब से स्थिति पर नज़र रखे हुए है जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस सिर्फ चीन में ही था और 14 लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई थी। तो फिर प्रश्न यह बनता है कि अगर स्वास्थ्य मंत्रालय इतनी पहले से हालात पर नज़र रखे है तो फिर कोरोना भारत में महामारी कैसे बन गया। इसका जवाब आपको इस रिपोर्ट में ही मिलेगा। कोरोना वायरस के भारत में महामारी बनने का पहला कारण है थर्मल स्कैनिंग और क्वारंटाइन पर आवश्यकता से अधिक निर्भरता। यह कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की यात्रा हवाई जहाज से की है और इस वायरस को रोकने के लिए भारत सरकार ने बंदरगाहों, हवाई अड्डों पर थर्मल स्कैनिंग और 14 दिन क्वारंटाइन पीरियड की योजना बनाई। चीन से आए यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग से शुरुआत के बाद 20 जनवरी को दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के हवाई अड्डों पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की शुरुआत हुई, जिसे 28 जनवरी तक बढ़ाकर 20 हवाई अड्डों तक कर दिया गया। 30 जनवरी को भारत में पहला मामला आने के बाद 2 फरवरी को जारी एक आदेश के अनुसार चीन, हांगकांग के साथ थाईलैंड और सिंगापुर के यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की शुरुआत हुई। इस समय दुनिया के 24 देश कोरोना से संक्रमित थे। यहाँ पर आपने 2 शब्द जाने, थर्मल स्क्रीनिंग और यूनिवर्सल थर्मल स्क्रीनिंग। यूनिवर्सल थर्मल स्क्रीनिंग क्या है? इसके असल में शुरुआत में सभी हवाई अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग के आदेश आने के बाद थर्मल स्क्रीनिंग के नाम पर लाइन में से किसी एक को निकालकर स्क्रीनिंग करने की कार्रवाई हो रही थी। मतलब 100 में से 10 या 20 लोगों की ही थर्मल स्क्रीनिंग हो रही थी। पर जैसे जैसे हालात बिगड़ने लगे तो सरकार ने सख्ती बढ़ाते हुए कुछ चुनिंदा देशों से आने वाले सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग के आदेश दिए। पर सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की बात तो सरकार पहले ही कर रही थी। इस स्थिति में सरकार से सवाल उठ सकता है कि आपके अनुसार तो आप पहले ही सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करा रहे थे, फिर अब यह बदलाव क्या है? तो सरकार ने भ्रमित करने के लिए यह शब्द गढ़ा कि पहले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही थी, अब ज़्यादा प्रभावित देशों से आने वाले सभी लोगों की यूनिवर्सल थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। जबकि असलियत यह है कि जिन देशों से आने वाले लोगों की यूनिवर्सल थर्मल स्क्रीनिंग नहीं हो रही थी, उन देशों से आने वाले यात्रियों में मात्र 10 से 20% लोगों की ही थर्मल स्क्रीनिंग हो रही थी। हालात बिगड़ने पर सरकार ने ज़्यादा संक्रमित देशों से आने वाले सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग के आदेश दिए, जिसे यूनिवर्सल थर्मल स्क्रीनिंग का नाम दिया। देश के बड़े बड़े अधिकारियों में देश को तो कोरोना से बचाने की काबिलियत हो ना हो, पर गलती छुपाने की काबिलियत बहुत अच्छी तरह से है। 5 फरवरी को सरकार ने चीन के लोगों का भारत में प्रवेश बंद कर दिया। 13 फरवरी को चीन, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड के साथ कोरिया और जापान के यात्रियों की भी यूनिवर्सल थर्मल स्क्रीनिंग के आदेश दिए गए। इस समय तक दुनिया के 25 देश कोरोना वायरस से संक्रमित थे।
इस दिन की WHO की रिपोर्ट के अनुसार इन देशों में कोरोना संक्रमित मरीज चीन के अलावा अन्य देशों से आना शुरू हो गए थे। मतलब अब कोरोना का संक्रमण सिर्फ चीन से नहीं आ रहा था, अन्य किसी भी देश से कोरोना संक्रमित देश से संक्रमित आ सकते थे। 22 फरवरी को चीन, हांगकांग, थाईलैंड, सिंगापुर, कोरिया, जापान के साथ इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया के यात्रियों की यूनिवर्सल थर्मल स्क्रीनिंग के आदेश दिए गए। 26 फरवरी की नई यात्रा एडवाइजरी के अनुसार कोरिया, ईरान और इटली की यात्रा से बचने की सलाह दी गई। इन 3 देशों से आए यात्रियों को 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। इस समय दुनिया के 38 देश कोरोना से संक्रमित हैं, जिसमें से चीन 78,191, कोरिया 1261, जापान 164, सिंगापुर 91, अमेरिका 53, इटली 322 और ईरान 95 मरीजों के साथ सबसे ज़्यादा संक्रमित देश थे। WHO की रिपोर्ट के अनुसार इस दिन सभी नए संक्रमित मरीज या तो चीन के बाहर से आए थे या उनके आने के स्थान की जांच चल रही थी। मतलब सभी नए संक्रमित मरीज चीन के अलावा बाहर से आए थे या फिर जांच चल रही थी कि वो कहाँ से आए हैं। 2 मार्च को भारत में इटली से आए पर्यटक के संक्रमित पाए जाने के बाद 3 मार्च को इटली, ईरान, कोरिया, जापान के नागरिकों को भारत आने पर रोक लगाई। इस समय दुनिया के 73 देश कोरोना संक्रमित थे, जिसमें से चीन 80,304 मरीज, कोरिया 4,812 मरीज, इटली 2,036 संक्रमित मरीज, ईरान 1,501 संक्रमित मरीज, जापान 268 संक्रमित मरीज, फ्रांस 191 संक्रमित, जर्मनी में 157 लोग संक्रमित थे, स्पेन में 114 लोग संक्रमित थे, सिंगापुर में 108 लोग संक्रमित थे। इन देशों में संक्रमित मरीजों की संख्या 100 से ज़्यादा थी। भारत में एक साथ 23 मामले आने के बाद 5 मार्च को एक आदेश जारी किया गया, जिसके अनुसार 6 मार्च से देश में आने वाले सभी यात्रियों की इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया, कुल 9 देशों से आने वाले सभी यात्रियों की ही थर्मल स्क्रीनिंग हो रही थी। इन देशों के अलावा अन्य देशों से आने वाले यात्रियों में से 10 से 15% लोगों की ही थर्मल स्क्रीनिंग हो रही थी। बाकी के लोग बिना स्क्रीनिंग के ही भारत में प्रवेश कर रहे थे, जो आगे चलकर एक भयानक चूक साबित हुई। जबकि अब तक दुनिया के 86 देश कोरोना संक्रमित हो चुके थे, जबकि सिर्फ 9 देशों के ही सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही थी। इस समय तक चीन में 80,565 मरीज, कोरिया में 5,766 मरीज, इटली में 3,089 मरीज, ईरान में 2,922, अमेरिका जापान में 317, फ्रांस में 282, जर्मनी में 268, स्पेन में 198, अमेरिका में 129, सिंगापुर में 110 सबसे ज़्यादा संक्रमित देश हैं ये। और WHO की रिपोर्ट के अनुसार सभी 86 संक्रमित देशों में से 37 देशों में लोकल ट्रांसमिशन शुरू हो चुका था। मतलब अब इन देशों में संक्रमण एक दूसरे से फैलना शुरू हो गया था, जिसे सेकेंड स्टेज बोलते हैं। लगभग सभी नए संक्रमित मरीजों में संक्रमण या तो चीन के अलावा अन्य देश या उनके ही देश से हो रहा था। मतलब चीन से संक्रमण नहीं आ रहा था, पूरी दुनिया में एक दूसरे देशों से संक्रमण आ रहा था या अपने देशों से ही फैल रहा था। 11 मार्च को कड़े फैसले लेते हुए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारी, रोजगार और प्रोजेक्ट वीज़ा को छोड़कर सभी लोगों की भारत में प्रवेश 15 अप्रैल तक बंद कर दिया। यह यात्रा परामर्श 13 मार्च से लागू किया गया। 13 मार्च तक कोरोना वायरस दुनिया के 123 देशों में फैल चुका था। जिस समय यात्रा परामर्श लगाया गया, नया यात्रा परामर्श मतलब सभी विदेशियों को भारत में एंट्री बंद की गई, उस समय 123 देशों में कोरोना फैल चुका था।
टॉप 5 देशों की बात करें तो कोरिया में 7,989, इटली में 15,133, ईरान में 1,075, अमेरिका में 1,264 और स्पेन में 2,965 संक्रमित मरीज थे। 19 मार्च को भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया। यहाँ आपने देखा कि 3 मार्च के बाद भारत में रोज नए मामले आने शुरू हो गए थे, पर रोकथाम के नाम पर सरकार कुछ 5-7 देशों के यात्रियों की यूनिवर्सल थर्मल स्क्रीनिंग करा रही थी। सरकार आगे भी थर्मल स्क्रीनिंग ही कराती रहती अगर 11 मार्च को WHO कोरोना वायरस को महामारी घोषित न करता। 11 मार्च को कोरोना वैश्विक महामारी घोषित होने के बाद सरकार ने पूरी तरह यात्रा पर प्रतिबंध लगाया। इस समय तक देश में कोरोना वायरस के 60 मामले हो चुके थे। थर्मल स्क्रीनिंग में कुछ कमियां भी हैं, जैसे कोरोना वायरस जब किसी व्यक्ति में प्रवेश करता है तो उस व्यक्ति का शरीर वायरस से लड़ने के लिए अपना तापमान बढ़ाता है और बलगम बनाने जैसे उपाय करता है, और यह प्रक्रिया की शुरुआत शरीर 2 से 14 दिन में करता है। अब यहाँ पर यदि किसी व्यक्ति को बुखार है और उसने एंटीबायोटिक पैरासीटामोल जैसी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के ले ली, जैसे कि ज़्यादातर भारतीयों की आदत होती है, और उसके बाद वह हवाई अड्डे से निकलता है, थर्मल स्क्रीनिंग कराता है, तो थर्मल स्क्रीनिंग भी उसे पकड़ नहीं पाएगी, जो कि कोरोना वायरस को भारत में फैलने से रोकने के में एक बहुत बड़ी चूक मानी जानी चाहिए। बात करें क्वारंटाइन की, 14 दिन क्वारंटाइन पीरियड में 30 जनवरी को भारत में पहला मामला मिलने के बाद विदेश से आने के बाद 14 दिन घर में क्वारंटाइन रहने का निर्देश दिया गया। विदेश से आए व्यक्ति के एयरपोर्ट से निकलने के बाद जिला प्रशासन को तत्काल कोरोना टेस्ट कराने की कार्रवाई करनी थी, पर नोएडा स्थित सीजफायर कंपनी और सिंगर कनिका कपूर जैसे बड़े मामलों में देखा गया है कि जिला प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हफ्तों तक विदेश से लौटे संक्रमित की जांच के लिए नहीं आया और संक्रमित घूम कर संक्रमण फैलाता रहा। इसके अलावा कानपुर का उदाहरण लें तो यहाँ भी एक बुजुर्ग दंपत्ति 18 मार्च दिन बुधवार को अमेरिका से लौटे थे और उनका सैंपल रविवार को लिया गया। जिम्मेदारियों को जिला प्रशासन पर डालने और जिला प्रशासन की लापरवाही ने कोरोना के लिए भारत में महामारी के दरवाजे खोल दिए। इस तथ्य की सत्यता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति भी करती है। 16 मार्च को स्वास्थ्य मंत्रालय की इस प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत में अब तक संक्रमित सभी 114 लोगों के संपर्क में आए 5200 लोगों का पता लगाने के बाद इन्हें निगरानी में रखा गया है। इससे यह दर्शाता है कि प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति औसत 45 लोगों से मिलता रहा। यह कोरोना का पहला चरण था। यदि पहले चरण में ही इसे सही से रोक लिया जाता तो देश में 21 दिन लॉकडाउन की क्या, एक दिन जनता कर्फ्यू लगाने की भी आवश्यकता न पड़ती। इसी क्रम में दूसरी तरफ 13 मार्च तक भारत सरकार ने अत्यधिक कोरोना संक्रमित देशों से 1031 लोगों को भारत में एयरलिफ्ट किया था। पहले इन लोगों को सरकारी अस्पताल में 14 दिन क्वारंटाइन किया गया। उसके बाद इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर इन्हें घर भेजा गया। इससे पता चलता है कि हमारे पास समाधान तो था, पर उसका क्रियान्वयन सही से नहीं किया गया। एक दूसरी सबसे बड़ी जो कमी है, पर्यटन पर रोक न लगाना एक बड़ी भूल है। पूरी दुनिया की तरह भारत में भी कोरोना वायरस विदेश यात्रा पर गए भारतीयों और भारत आए पर्यटकों से फैला है, और यह बात स्पष्ट है कि भारत में कोरोना महामारी फैलने का सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय परिवहन पर बहुत देर से प्रतिबंध लगाना और थर्मल स्क्रीनिंग और क्वारंटाइन पर आवश्यकता से अधिक निर्भर होना है। भारत में कोरोना के पहले 3 मामले 30 जनवरी और 3 फरवरी को आए, जब चीन में पढ़ाई करने गए केरल के 2 छात्रों में कोरोना संक्रमण पाया गया। 3 फरवरी से कोरोना वायरस का संक्रमण चीन के अलावा अन्य देशों से आना शुरू हो गया था। 5 फरवरी तक चीन के 34 राज्यों में 24,364 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाने के बाद भारत सरकार ने चीन से आने वाले यात्रियों पर
5 फरवरी को रोक लगाई। इसके बाद फरवरी के पूरे महीने कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में अपनी जड़ें जमाता रहा, पर भारत में कोई मामला सामने न आने के कारण सरकार थर्मल स्क्रीनिंग और 14 दिन क्वारंटाइन वाले अपने फॉर्मूले पर काम करती रही और आपने अपने नागरिकों को कुछ देश जैसे सिंगापुर, कोरिया, ईरान, इटली की यात्रा से बचने की सलाह देती रही। 28 फरवरी को WHO का कोरोना पर ग्लोबल रिस्क असेसमेंट, जो अब तक हाई था, वेरी हाई हो गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए 29 फरवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदान ने राज्यों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें कोई विशेष प्रस्ताव या कार्रवाई नहीं हुई, पर शेयर बाजार आने वाले खतरे को पूरी तरह भाप गया था। 28 फरवरी को ग्लोबल रिस्क असेसमेंट वेरी हाई होते ही सट्टा बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1448 और निफ्टी 431 अंक गिरा। सेंसेक्स की यह इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट थी। एक दिन बाद यानी 2 मार्च 2020 को कोरोना रूपी दैत्य ने भारत को अपना शिकार बनाना शुरू किया। 2 नए मामले दिल्ली और तेलंगाना में सामने आए, जिसमें दिल्ली में इटली से और तेलंगाना के व्यक्ति में दुबई से संक्रमण आया था। दोनों ही संक्रमित व्यापार के काम से विदेश गए थे, जहां से संक्रमित होकर भारत आए। 3 फरवरी से 1 मार्च तक भारत में सिर्फ 3 केस ही थे। अब भारत में कोरोना के कुल 5 मामले हो गए थे। आतंक फैलाने वाली खबर 5 मार्च को आई, जब देश में पहली बार एक साथ कोरोना के 23 नए मामले आए, जब देश में कोरोना संक्रमित कुल 29 मरीज हो गए थे। इसके बाद रोज नए मामलों की बाढ़ सी आ गई। 6 मार्च को 1 नया मामला, 7 मार्च को 1, 8 मार्च को 3, 9 मार्च को 9, 10 मार्च को 1, 11 मार्च को 16, 12 मार्च को 13, 14 मार्च को 8, 15 मार्च को 25, 16 मार्च को 7, 17 मार्च को 23, 19 मार्च को 14, 20 मार्च को 44, 23 मार्च को 132 और 24 मार्च को 19 नए मामले आए। 24 मार्च 2020 तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 434 थी। 2 मार्च के बाद एक तरफ रोज कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी और कोरोना महामारी रूप ले रही थी, दूसरी तरफ सरकार अभी भी थर्मल स्क्रीनिंग और क्वारंटाइन के फार्मूले पर अड़ी थी। 11 मार्च 2020 को WHO द्वारा कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित करने के बाद सरकार एक्शन में आई और केंद्रीय मंत्रियों के समूह ने एक संशोधित यात्रा परामर्श जारी किया, जिसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारी रोजगार प्रोजेक्ट वीज़ा छोड़कर सभी लोगों की भारत में एंट्री 15 अप्रैल तक के लिए बंद कर दी गई और यह यात्रा परामर्श 13 मार्च से लागू हुआ। पर्यटन के अनुसार देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित देश अमेरिका लगभग 3,07,318 केस, स्पेन 1,30,759 केस, इटली 1,28,948 संक्रमित मरीज, जर्मनी 95,391, चीन 83,005, फ्रांस 69,607। ये कुछ दुनिया के सबसे ज़्यादा संक्रमित देश हैं। और 2018 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में पर्यटकों के भी सबसे ज़्यादा पसंदीदा ये 5 देश ही हैं। मतलब पर्यटन की लिस्ट में 2018 में ये ही देश टॉप 5 में थे। इसके अलावा यह माना जा सकता है कि कोरोना वायरस के फैलाव में पर्यटक सबसे ज़्यादा सहयोगी रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी माना है कि हमारे देश में कोरोना वायरस इटली से आया है। कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत ने विश्व भर से लगभग 1 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित किया था। प्रतिदिन औसत 27,397 पर्यटक प्रतिदिन भारत में आए और भारत में पर्यटन के लिए सबसे सही मौसम अक्टूबर से मार्च होता है, जिस समय पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला था, क्योंकि इस समय गर्मी नहीं होती। 5 मार्च को एक एहतियात के तौर पर आगरा के मेयर ने आगे आकर ताजमहल को अस्थायी तौर पर बंद कराने का आग्रह किया। इससे पहले सरकार का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उत्तर प्रदेश में भी 8 अप्रैल तक सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में नोएडा 55,
संक्रमित मरीज, आगरा में 44 संक्रमित मरीज, मेरठ में 25, गाजियाबाद में 13, सहारनपुर में 13। सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला नोएडा और आगरा दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के केंद्र हैं। नोएडा में सभी कंपनियों के हेड ऑफिस हैं, जहां से उन कंपनियों के अधिकारियों का देश से बाहर जाना आम बात है, और आगरा तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र है ही। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कोरोना महामारी का भारत में फैलने का, वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना महामारी की गंभीरता को ना समझ पाना। हिंदू हृदय सम्राट यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो खुद को एक ग्लोबल लीडर की तरह स्थापित करना चाहते हैं और नोबेल पुरस्कार की अपेक्षा रखते हैं, कभी भी कोरोना वायरस की गंभीरता को समझ ही नहीं पाए। 22 जनवरी को CNBC के एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा था कि क्या वो कोरोना को लेकर चिंतित हैं। इस पर ट्रंप का इत्मीनान वाला जवाब था। ट्रंप बोले, सब कुछ नियंत्रण में है, एक आदमी चीन से लौटा था और चीज़ों पर काबू पा लिया गया है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज अमेरिका की क्या स्थिति है, इससे हम सभी परिचित हैं। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कोरोना वायरस को गंभीरता से न लेने का आरोप लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कोरोना को गंभीरता से न लेने का आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि लाख विरोधों के बाद भी वहां पर पत्रकारों को राष्ट्रपति से सवाल करने की खुली छूट है। पर भारत के संदर्भ में आज के समय में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने पत्रकारों से यह आज़ादी छीन ली है। यहाँ पर कोई भी प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकता। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी साक्षात्कार भी अपने ही पसंदीदा मीडिया संस्थानों को देते हैं। 5 साल के पूरे कार्यकाल में एक भी पत्रकार वार्ता न करने वाले प्रधानमंत्री मोदी मीडिया की ताकत को कमज़ोर करने में लगे हैं। इस मामले में कोरोना महामारी के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम पहली बार 4 फरवरी को आया, जब स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदान ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय हालात पर नज़र रखे हुए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपने दैनिक प्रोटोकॉल पर काम करते रहे, जैसे 5 फरवरी को डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन, 13 फरवरी को वुहान निकासी दल का हिस्सा रहे मेडिकल कर्मचारियों की प्रशंसा करना, 19 फरवरी हुनर हाट का हिस्सा बनना, 22 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कॉन्फ्रेंस को संबोधन करना, 24 फरवरी मोदी ट्रंप की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कोरोना पर पहली मीटिंग 3 मार्च को की। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारियों का जायजा लिया और निर्देश दिया कि हमें छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, और यह छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम थे इटली, ईरान, कोरिया, जापान के नागरिकों को भारत आने पर रोक लगाना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोगों की स्क्रीनिंग के बाद भारत में प्रवेश, चैनल और FM को यात्रा एडवाइजरी के प्रचार प्रसार को बढ़ाने पर जोर देना। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने महिलाओं को अपना ट्विटर अकाउंट चलाने की जानकारी दी। यहाँ पर एक लाइन पर अत्यधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, और यह लाइन है छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम। प्रधानमंत्री ये छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम तब उठाए जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया के 195 देशों में से 73 देशों, लगभग 40% दुनिया तक अपने पांव पसार चुका था। पूरी दुनिया में 90,869 लोग कोरोना से संक्रमित थे, 3,112 मौतें हो चुकी थी, और 30 देशों में वायरस की दूसरी स्टेज यानी लोकल ट्रांसमिशन शुरू हो चुका था। इसका मतलब है कि अब वायरस किसी भी प्रभावित देश से भारत में प्रवेश कर सकता था, और WHO ने त्यौहार जैसे कार्यक्रम न मनाने की सलाह दी थी। इससे पहले 28 फरवरी को पर हमारे प्रधानमंत्री ने छोटे और कदम उठाने की हिदायत दी। इससे पहले 28 फरवरी को WHO ने दुनिया में कोरोना का ग्लोबल रिस्क असेसमेंट वेरी हाई होने की जानकारी दी थी। इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में कोरिया 4,812, इटली 2,036, ईरान 1,501, जापान 268, फ्रांस 191, जर्मनी 157, स्पेन 114, सिंगापुर 108, अमेरिका 64, कुवैत 56, बहरीन 49, थाईलैंड 53 देश थे। साउथ
एशिया में थाईलैंड 53, इंडिया 5, इंडोनेशिया 2, नेपाल 1, श्रीलंका 1, पाकिस्तान 5 और अफगानिस्तान 1 इन देशों में संक्रमित मरीज की शुरुआत हो चुकी थी। भारत के अंदर शेयर बाजार में इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। सेंसेक्स 1448 अंक गिरकर बाजार में हाहाकार मचा चुका था, जिसमें यहाँ पर कहना बहुत आवश्यक है कि यदि इस दिन भारत सरकार ने सभी कोरोना प्रभावित देशों से परिवहन संपर्क तोड़ दिया होता तो 21 दिन लॉकडाउन क्या शायद एक दिन जनता कर्फ्यू लगाने की भी आवश्यकता न होती। 9 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदान ने स्थिति को नियंत्रण में बताया। यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि 11 मार्च को जारी संशोधित यात्रा परामर्श, जिसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारी रोजगार प्रोजेक्ट वीज़ा छोड़कर सभी लोगों का भारत में प्रवेश बंद कर दिया गया है। यह निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल के समूह ने लिया था, जिसमें उड्डयन, विदेश, गृह राज्य, पोत, रसायन, स्वास्थ्य राज्य मंत्री शामिल थे। 15 मार्च को ही प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कोरोना महामारी पर जानकारी साझा करने का आह्वान किया था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एकदम नई महामारी पर देशवासी क्या सलाह दे सकते हैं। खैर, यह तो हमारे प्रधानमंत्री का काम करने का तरीका है, हर चीज़ में जनता को उलझाए रखने की आदत। 18 मार्च को प्रधानमंत्री कार्यालय से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि 19 मार्च को प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करेंगे। 19 मार्च को रात 8 बजे प्रधानमंत्री का जनता संबोधन होता है। इस संबोधन में प्रधानमंत्री कहते हैं 22 मार्च को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक जनता कर्फ्यू और सभी लोग शाम 5 बजे अपने अपने दरवाजे और बालकनी में खड़े होकर ताली थाली घंटी बजाकर कोरोना से लड़ रहे लोगों का अभिवादन करेंगे। 20 मार्च को प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की और कहा हमें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ पर यह लाइन बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में हेल्थ केयर के क्षेत्र में के लिए सबसे बड़ी योजना बनाई, आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री ने हेल्थ केयर के क्षेत्र में गेम चेंजर माना था। पर देश में आए स्वास्थ्य आपातकाल के समय इस योजना का कुछ भी फायदा देश को होता नहीं दिख रहा है। यह योजना पूरी तरह लड़ाई से बाहर है और अंततः प्रधानमंत्री को हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की बात माननी ही पड़ी। इस योजना पर खर्च की गई बौद्धिकता और धन यदि हम पहले ही हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाते तो आज कोरोना महामारी से लड़ाई इतनी कठिन ना होती। ऐसा नहीं है कि कोरोना महामारी कोई अपवाद है। पिछले साल बिहार के मुजफ्फरपुर में दिमागी चमकी बुखार महामारी के समय भी आयुष्मान भारत योजना कहीं भी चर्चा में नहीं थी। जिन गरीबों के लिए ये योजना बनाई गई थी वे सभी सरकारी अस्पतालों में भेड़ बकरियों की तरह भरे गए थे। एक अनुमान के हिसाब से आयुष्मान भारत योजना में 10 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने में प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है। यदि जनता कर्फ्यू की समीक्षा की जाए, जिसमें प्रधानमंत्री 22 मार्च दिन रविवार को 7 बजे से 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का आह्वान करते हैं और उस दिन शाम 5 बजे लोगों को कोरोना महामारी से लड़ रहे डॉक्टर और उनके सहयोगी, सफाई कर्मी, एयरलाइंस कर्मी, पुलिस कर्मी, मीडिया कर्मी, अन्य आवश्यक सुविधाओं से जुड़े लोगों को धन्यवाद देते हुए 5 मिनट तक अपने घर के दरवाजे, खिड़की, बालकनी में खड़े होकर ताली थाली घंटी बजाकर उनको धन्यवाद देने का आह्वान करते हैं। ये बात बिल्कुल भी समझ से परे है कि वैश्विक महामारी घोषित हो चुके कोरोना संक्रमण की ये चेन एक दिन के जनता कर्फ्यू से कैसे टूट सकती थी। और यदि सरकार लंबी बंदी करना भी चाहती थी तो सरकार को पूरा अधिकार है कि ऐसे कठिन समय में किसी भी तरह के कड़े कदम उठा सकती है। और प्रधानमंत्री को तो लोग कड़े कदम उठाने वाले नेता के रूप में जानते हैं। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय देश में अन्न की कमी हो गई थी। देश में भुखमरी के हालात हो गए थे। अमेरिका ने भी भारत को खाद्यान्न निर्यात
रोकने की धमकी दे दी थी। उस समय स्वाभिमानी देश के स्वाभिमानी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने लोगों से एक दिन व्रत रहने की अपील रखी थी। देशवासियों ने शास्त्री जी के आह्वान को सर माथे रखते हुए एक दिन व्रत रखने का संकल्प लिया और पूरा देश एक हफ्ते में एक दिन व्रत रखने लगा। 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव ने यूपी में पुलिस रिफॉर्म का बहुत अच्छा काम किया और जनता और पुलिस के बीच में दूरी मिटाने के लिए पुलिस को देखते ही जय हिंद करने की मुहिम शुरू की। आवश्यक सुविधाओं से जुड़े लोगों का धन्यवाद देने के बहुत से अन्य तरीके भी हो सकते थे, जैसे सिर्फ ताली बजाना या राष्ट्रगान गाना, जो कि हम अभी तक हमेशा से करते आए हैं। पर ताली थाली घंटी बजाकर धन्यवाद देने को मैं व्यक्तिगत रूप से हिंदू धर्म की पूजा पद्धति के तरीके से जोड़कर देखता हूँ, जिसमें आरती के समय ताली थाली घंटी शंख बजाने की परंपरा है और इसके पीछे यह मान्यता है कि इस तरह से वातावरण में मौजूद कीटाणु इन सभी आवाज़ों से मर जाते हैं और वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है। मेरे अनुसार प्रधानमंत्री इस तरह से कोरोना वायरस को ख़त्म करना चाहते होंगे, जो इस क्रिया के पीछे का छुपा संदेश है। यह और भी सत्य माना जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं। राजनीति में आने से पहले वे एक सन्यासी का जीवन जीते थे और उन्होंने पहले भी इस तरह के उदाहरण जनता के सामने पेश किए हैं, जब उन्होंने देशवासियों को क्लाउड थ्योरी से अवगत कराया था, जिस समय भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में जाकर बम गिराए थे। उससे संबंधित एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बादल और बारिश से हमारे लड़ाकू हवाई जहाज पाकिस्तानी रडार से बच जाएंगे। इसके अलावा नोटबंदी को हम कभी नहीं भुला सकते। ताली थाली घंटी बजाकर कोरोना वायरस मारने जैसी थ्योरी के कारण ही शायद अंग्रेज हमें सांप बिच्छुओं का देश कहते थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के शाम 5 बजे के धन्यवाद कार्यक्रम के कारण जनता कर्फ्यू भी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि लोग इस कार्यक्रम को एक त्यौहार की तरह मनाते हुए अपने घरों से बाहर निकल आए और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सब चीज़ें खत्म करते हुए घरों से बाहर भीड़ लगा ली। यह प्रधानमंत्री के बिना सोचे समझे कदम उठाने का एक और उदाहरण था। यहाँ पर हम सभी आपका ध्यान 23 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा कही गई एक बात पर ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने 23 मार्च को जारी प्रेस रिलीज के माध्यम से कहा था कि वे लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करने के प्रयासों के तहत खुद के होली समारोह में भाग न लेने का निर्णय किया है, जिसके बारे में 4 मार्च को प्रधानमंत्री ने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी। विशेषज्ञों की सलाह पर प्रधानमंत्री का उठाया गया यह कदम बिल्कुल सही था, पर विशेषज्ञ यह सलाह प्रधानमंत्री को दे सकते थे तो भारत सरकार को भी लोगों को होली न मनाने का आदेश देना चाहिए था। पर भारत सरकार ने जनता से होली के दौरान इस तरह कोई भी आदेश जारी नहीं किया, जिसके कारण होली जैसे बड़े त्यौहार कोरोना महामारी के लिए एक जैकपॉट की तरह हो गए। पर हमारे देश में कुछ जिम्मेदार लोग भी हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझते हैं। कोरोना वायरस की गंभीरता को समझते हुए 9 मार्च को एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को इस बार घर पर रहकर होली मनाने की सलाह दी थी। यह वह समय था जब मेडिकल विशेषज्ञों द्वारा लॉकडाउन पर चर्चा शुरू हुई थी। 24 मार्च 2020 रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए 25 मार्च से 21 दिन लॉकडाउन का आदेश दिया। लॉकडाउन में दिन के कुछ समय आवश्यक वस्तुओं जैसे सब्जी, राशन, बैंक आदि खुले रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों और जानकारों का तो मानना है कि यह लॉकडाउन सरकार को बहुत पहले ही कर देना चाहिए। किसी बीमारी का इलाज बीमारी की गंभीरता पर निर्भर करता है। लॉकडाउन के समय कोरोना महामारी गंभीरता की बात करें तो कुछ जानकारों का मानना था कि उस समय हमारे देश में कोरोना वायरस की दूसरी स्टेज चल रही थी, पर कुछ जानकारों का मानना है कि हमारे देश में कोरोना महामारी की तीसरी स्टेज पहले ही शुरू हो चुकी थी। शायद मुंबई की धारावी स्लम में कोरोना संक्रमण की खबरें आना इसका एक उदाहरण है। आइए कोरोना की इन स्टेजों को समझते हैं।
पहला चरण। कोरोना वायरस का पहला चरण वह चरण होता है जिसमें कोरोना उन लोगों को संक्रमित करता है जो कोरोना संक्रमित देश में जाते हैं। दूसरा चरण, इस चरण में वो लोग संक्रमित होते हैं जो कोरोना संक्रमित देश से लौटे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। तीसरा चरण, इस चरण में कोरोना संक्रमित देश से संक्रमित होकर लौटे व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों में संक्रमण फैलता है और यह बहुत बड़े स्तर पर होता है। इस स्टेज में यह पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है कि संक्रमित व्यक्ति में संक्रमण किन किन लोगों से होता हुआ आया है। जिस समय देश कोरोना महामारी की स्टेज 2 और 3 के बीच में खड़ा था या कुछ लोगों के अनुसार स्टेज 3 में था, 21 दिन का लॉकडाउन इस महामारी से लड़ने का सही उपाय पूरी तरह से नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन का आदेश आते ही लोग आवश्यक सामान जुटाते हुए बाहर भीड़ लगाने लगे। इसके अलावा रोज़ सुबह 11 बजे तक का जीवन पहले की तरह ही रहता था। लोग बाज़ारों में खरीदारी करते हुए सामाजिक दूरी जैसे फॉर्मूले को बिल्कुल भी भूल जाते थे। बहुत से प्राइवेट कंपनियों के तो दफ्तर भी आदि भी 11 बजे तक खुले रहते थे। और कौन भूल सकता है दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान से दिहाड़ी मजदूरों का पलायन। रोज़ सुबह 11 बजे तक बाज़ारों, परचून की दुकानों और सब्जी मंडी में सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाते नज़ारों ने कोरोना वायरस से हमारी लड़ाई को कमज़ोर कर दिया। हालात की गंभीरता को समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 21 दिन लॉकडाउन की बजाय 21 दिन हालात की गंभीरता को समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी से 21 दिन लॉकडाउन की बजाय 21 दिन कर्फ्यू से कम देश को कुछ भी मान्य नहीं था। यही इस लड़ाई का सबसे सही हथियार हो सकता था या है। कोरोना से लड़ने के लिए जिस भीलवाड़ा मॉडल की बात हो रही है, उसमें राजस्थान के एक ज़िले भीलवाड़ा में 20 मार्च से ही कर्फ्यू लगा दिया गया था। अब हालात ये है कि अप्रैल के शुरुआत से अब तक कोई भी नया मरीज नहीं सामने आया है। भीलवाड़ा में बहुत अधिक आवश्यकता में भी 21 दिन लॉकडाउन के साथ शुरुआती 7 दिन या कम से कम 3 दिन कर्फ्यू ही इस महामारी का वास्तविक इलाज था। शुरुआती 3 या 7 दिन कर्फ्यू से प्रशासन को आगे की योजना बनाने का समय मिल जाता और बाद में बचे दिनों में प्रशासन योजनाबद्ध तरीके से लॉकडाउन का पालन कर सकता था। 21 दिन लॉकडाउन प्रधानमंत्री मोदी की अधूरी प्लानिंग का एक और उदाहरण साबित हुआ। अगर लॉकडाउन 21 दिन के बाद बढ़ता है तो ये माना जा सकता है कि लॉकडाउन पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ। इसकी जगह अगर कर्फ्यू लगाया जाता तो शायद परिणाम और बेहतर आते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि देखते देखते हमारी सरकार की नाक के नीचे से कोरोना वायरस हमारे देश में प्रवेश करके एक महामारी बन गया। बिना गलतियों और लापरवाही के यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। और हमारे देश में सांप्रदायिक विचारधारा इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है कि आज तक सरकार में बैठे किसी भी व्यक्ति का इस्तीफ़ा नहीं मांगा गया। तत्काल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूँ कि देश ने अपना बहुत कीमती समय और देशवासियों ने अपना बहुत कीमती वोट आपको दिया है। इस समय को हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों में ना बर्बाद करें। एक राजा के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। यहाँ मैं अपनी फ्रेटर्निटी के कुछ लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि कुछ भी हो पर देश को कमज़ोर करने वाले विषयों से बिल्कुल भी समझौता ना करें, क्योंकि देश मजबूत रहेगा तो ही मीडिया भी समृद्ध रह पाएगा। तभी अखबार और मैगजीन पढ़ी जाएगी, चैनल देखे जाएंगे, विज्ञापन छपवाए जाएंगे। आज देश जिस स्थिति में है वहाँ पर मीडिया को अपनी प्राथमिकताएं फिर से तय करनी होंगी। यह पूरा विश्लेषण 25 मार्च तक की परिस्थितियों तक है और मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको यह विश्लेषण सही लगा है और आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो इससे अपने सभी जानने वालों को ज़रूर भेजने की कोशिश कीजिए,
किसी भी तरह के सुझाव व सलाह हमें न्यूज़ पंडित वीकली @gmail.com NEWSPANDITWEEKLY या शर्मा विवेक 0123 SHARMAVIVEK 0123 पर भेज सकते हैं। धन्यवाद।